Hi everyone, this is Niharika. Today we are going to start with chapter number 7, Changes in our Environment of class 5th Science. आज हम क्लास 5th का चैप्टर 7 डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर को मैं आपको पूरा समझाऊंगी। आपको मैंने स्क्रीन पे विजिबल भी कराया हुआ है। ये पूरा बुक का चैप्टर मैं आपको स्क्रीन पर ही दिखाऊंगी और साथ साथ हम रीड भी करेंगे, इसे समझेंगे भी। एज आई नो कि काफ़ी सारे बच्चों के साइंस का एग्जाम आने वाला है, सो बेसिकली मैं ये चैप्टर इसलिए चूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे इस चैप्टर पर वीडियो बनाने के लिए कहा था और उन्होंने मुझे कॉमेंट किया था। दैट इज़ वाई आई एम चूजिंग दिस वीडियो टुडे। तो मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों के बहुत काम आएगी, बिकॉज ये जर्नल टॉपिक है, इन्वायरमेंट है ना, और आप सभी के क्लासेस में ये चैप्टर आ ही रहा होगा। सो यार वीडियो आपके सबके काम आने वाली है। सो बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। या बेसिकली आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे चेंजेस इन आवर एनवायरनमेंट, है ना। उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा ये पैराग्राफ, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। मेरे साथ साथ आप भी रीड कर सकते हैं और रीड करने के साथ साथ आप इस चैप्टर का जो मैं मार्क करूंगी इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर आपके पास सेम बुक नहीं है तो आप उसको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज जो भी मैं मार्क करती हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। ओके, स्टार्ट करते हैं। Our environment consists of living and non-living things like air, water, land, plants and animals. हमारे environment में living things भी है, non-living things भी है। इसे ये आप सब जानते हैं, है ना। living things जैसे human beings, animals, है ना, और non-living things जो कि breathe नहीं करते, जैसे कि air, water, land, ये सारी चीज़ें हमारे environment में exist करती हैं, होती हैं। These interact with each other. ये एक दूसरे के साथ interact करते हैं। However, human beings change the environment to suit their needs. Human beings क्या करते हैं, अपने environment को change करते हैं अपने needs के हिसाब से। जिस हिसाब से हमें ज़रूरत होती है चीज़ों की, उस हिसाब से हम अपने environment को change कर लेते हैं। Your great grandparents lived in a different environment. आपके जो great grandparents मतलब जैसे जिन्हें परदादा या परदादी बोलते हैं, वो एक डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहे थे, राइट। आपने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना ही होगा कि उनके टाइम पे ये चीज़ें कुछ अलग होती थी और आज के टाइम में चीज़ें बहुत अलग होती हैं, है ना। द हाउसेज वर वेल वेंटिलेटेड. हाउसेज बहुत अच्छे से पूरा वेंटिलेशन सिस्टम हाउसेज में होता था. देयर वाज ग्रीनरी ऑल अराउंड, हर जगह ग्रीनरी होती थी, प्लांट्स होते थे, ट्रीज होते थे, है ना। देयर वर फ्यू इलेक्ट्रिक गैजेट्स बहुत कम होते थे, मतलब बिजली से चलने वाली चीज़ें बहुत कम होती थी। लेस व्हीकल्स ऑन द रोड. और जैसे आज आप देखते हो, आज आपको कहीं जाना हो पास में ही एंड आप अपनी कार ले लेते हो अगर उस टाइम पे, तो आपको ऐसा फील होता होगा कि आपको अगर थोड़ा सा डिस्टेंस भी ट्रैवल करना है तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वाई? बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स, है ना। तो पहले क्या था, लेस व्हीकल्स ऑन द रोड पर व्हीकल्स कम थे एंड फ्रेश एयर, हवा बहुत फ्रेश। जैसे आप देखते हो दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है ना, पर पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। Gradually, human beings have changed the grasslands around them into farmlands. धीरे धीरे क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स ने ग्रासलैंड्स को, मतलब वो लैंड जहाँ पे ग्रासेस थी, है ना, जहाँ पे ग्रीनरी थी, उनको चेंज करके क्या बना दिया, फार्म लैंड बना दिया, कि जहाँ पे लोग फार्मिंग कर सके, खेती कर सके। पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन कट डाउन टू बिल्ड कॉलोनीज एंड फैक्ट्रीज. और फॉरेस्ट, जंगल का कुछ पार्ट काट दिया गया, क्या बनाने के लिए, कॉलोनी बनाने के लिए और फैक्ट्रीज बनाने के लिए। आज जहाँ आप रहते हैं, आपने ये फील किया होगा कि वो जगह पहले ऐसी नहीं थी, यहाँ कॉलोनी नहीं थी, हर जगह जंगल ही जंगल हुआ करते थे। लोगों ने अपनी नीड्स के हिसाब से, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से जंगलों को काट काट के ख़त्म कर दिया और वहाँ पे बिल्डिंग्स बना ली, ऑफिसेज बना लिए, फैक्ट्रीज बना ली, है ना। दैट इज़ वाई देयर इज रिटन दैट पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट हैव बीन कट, कि फॉरेस्ट जो है काटे चले गए, वो लोग, उन्होंने फॉरेस्ट को काट दिया टू बिल्ड कॉलोनीज एंड फैक्ट्रीज, वहाँ पे कॉलोनीज बना दी और फैक्ट्रीज बना दी। वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड और डिस्ट्रॉयड. अब देखो क्या हुआ, जब हमने कॉलोनीज बनाई, फैक्ट्रीज बनाई, फॉरेस्ट को काट काट के, देखो अगर आप किसी के घर को काट के अपना घर वहाँ बनाओगे तो ऑफकोर्स जो वहाँ पे रह रहे होंगे वो तो बेघर हो जाएंगे ना। तो फॉरेस्ट में कौन रहता है, हम सबको पता है, एनिमल्स रहते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा भी है कि वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स हैव बीन रिड्यूस्ड. हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे एनिमल्स, एक पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स वहाँ रहते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा जो बर्ड्स हैं वो बेसिकली कहाँ रहती हैं, पेड़ों पे रहती हैं, नेस्ट बना के, है ना। ऐसे ही लायंस एंड टाइगर्स का रहते हैं, डेन में रहते हैं, है ना। तो जो जहाँ एनिमल रहता है ना, उसको उसका हैबिटेट बोला जाता है। यहाँ लिखा है वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, कि जो एनिमल्स की, जानवरों का हैबिटेट, उनका जो घर था
वो अब कम होते गए, हैव बीन रिड्यूस, उन्हें कम कर दिया गया, और डिस्ट्रॉयड, या तो खत्म ही कर दिया, या तो पूरे के पूरे फॉरेस्ट खत्म कर दिए या फिर आधे से ज्यादा फॉरेस्ट तो खत्म ही कर दिया। उससे क्या होता है, वाइल्ड लाइफ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। आगे पढ़ते हैं। देखिए अभी मैं इसमें एज सच कुछ मार्क नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मेरे हिसाब से इसमें अभी इतना इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, ये हमें नॉर्मल बातें हैं, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, दैट इज वाई आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग इट टू यू। आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव मेड सम चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर टू। ह्यूमन एक्टिविटीज ने एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारा चेंजेस किया है, मतलब जो भी हम काम करते हैं, जो भी चीज़ें हम करते हैं, उससे एटमॉस्फेयर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। फैक्ट्रीज आर सेटअप एवरी डे टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड्स। हर दिन आपको ऐसा लगता होगा ना कि फैक्ट्रीज एक बार लग गई तो लग गई, बट नो, एवरी डे कोई ना कोई अपनी एक फैक्ट्री जो है वो लगाता है, उसको सेटअप करता है ना। और फैक्ट्रीज लगाने से क्या होता है, पोल्यूशन होता है। फैक्ट्री में जो केमिकल निकलता है, जो वेस्ट निकलता है, उससे पोल्यूशन होता है, उससे क्या होगा, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है, राइट। तो फैक्ट्रीज जो है वो डे टू डे लगती जा रही हैं टू मीट इंक्रीजिंग डिमांड्स। जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल पहले लोग कम थे तो लोगों को खाने के लिए भी कम चाहिए था, पहनने के लिए कम कपड़े बनते थे, है ना, रहने के लिए कम घर बनते थे। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ती जा रही हैं, लोगों को खाने के लिए भी ज़्यादा चाहिए। अब एक घर में पहले मान लो 2 लोग थे, अब उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, उनके बच्चे हुए, तो लोग बढ़ते गए, तो खाने की नीड, पहनने की नीड, कहीं जाने की तो कार की नीड, है ना, एक हर चीज़ की नीड जो है उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। दैट इज़ वाई एवरी डे फैक्ट्री सेटअप हो रही हैं। The number of vehicles on the road is increasing day by day. As I've told you, the number of population has been increased, और it is been increasing for a long time. कब से ये बढ़ती चली जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जा रही है। उससे क्या हो रहा है, व्हीकल्स ऑन द रोड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिन पर दिन जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियां हैं जो रोड्स पर चलती हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, है ना। पहले आप देखते थे कि एक फैमिली में ओनली 1 कार वाज देयर। अब क्या होता है, जितने फैमिली मेंबर्स उतनी गाड़ियां फैमिली में होती हैं, है ना। सो अब अगर हर कोई अपनी अपनी एक पर्सनल कार लेके थोड़े से डिस्टेंस को भी ट्रैवल करने के लिए कार यूज करेगा, तो ऑफकोर्स ट्रैफिक भी होगा और नंबर ऑफ व्हीकल्स तो इंक्रीज होते ही हैं रोड पे। द अमाउंट ऑफ स्मोक प्रोड्यूस्ड ऑल्सो कीप्स इंक्रीजिंग, और उन गाड़ियों से निकलने वाला जो धुआं है, स्मोक है, वो भी दिन पर दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। ऑफकोर्स ये बात है, अगर आप एक कार लोगे तो उसमें से कम पोल्यूशन होगा, उसी जगह अगर आप 100 कार्स ले लोगे तो ऑफकोर्स स्मोक वुड बी इंक्रीज्ड। Thus एयर, वाटर एंड लैंड आर गेटिंग मोर एंड मोर पोल्यूटेड। और इससे क्या हो रहा है, एयर, वाटर, लैंड, ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो रहे हैं। तो दिस वॉज द बेसिक थिंग, है ना, जो कि मैंने आपको समझाया। ग्रीन हाउस गैसेज, इसको पढ़ लेते हैं। अ ग्रीन हाउस इज अ ग्लास हाउस वेयर वी ग्रो प्लांट्स। यहाँ पे लिखा है कि ग्रीन हाउस क्या होता है, एक ग्लास का हाउस होता है, एक कांच का घर, ग्लास का घर मतलब कांच का घर होता है ना। वेयर वी ग्रो प्लांट, जहाँ पे हम क्या ग्रो करते हैं, प्लांट्स ग्रो करते हैं, राइट। आगे पढ़ते हैं। स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, ये कह रहे हैं कि ग्रीन हाउस जो होता है वो एक ग्लास हाउस होता है, कांच का घर होता है, जहाँ पे प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, वो भी विंटर के टाइम में, ठीक है। इन अ ग्रीन हाउस टेम्परेचर इज कंट्रोल्ड, ग्रीन हाउस में टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाता है। द सन्स रेज पास थ्रू द ग्लास, और सन की किरणें भी उस ग्लास से, उस कांच के थ्रू पास होती है, एंड वार्म अप द इनसाइड ऑफ द हाउस, और अंदर जो वो घर का अंदर का टेम्परेचर है उसे वो वार्म अप करती है, गर्म करती है, तो सन की रेज ग्लास से घर के अंदर जा रही होती है। प्लांट्स ग्रो वेल इन द वार्म एंड मॉइस्ट एयर ऑफ अ ग्रीन हाउस। आप सोचोगे प्लांट ग्रो कैसे करते हैं, उसके अंदर जो सनलाइट की वार्मनेस है ना, जो सनलाइट की हीट अंदर गई है, उससे क्या होता है, प्लांट्स वार्मनेस में ग्रो होते हैं। एंड मॉइस्ट एयर ऑफ अ ग्रीन हाउस, और जो उसकी एयर होती है वो मॉइस्ट होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। What makes it warm? क्या उन्हें वार्म बनाता है, मतलब उन्हें किस चीज से गर्मी मिलती है, जैसे आपको बताया सनलाइट से। यहाँ पे लिखा है द इंफ्रारेड एंड विजिबल रेज फ्रॉम द सन ब्रिंग इन हीट एंड लाइट एनर्जी। जैसा हमको पता ही है, सन की विजिबल रेज हैं, है ना, जब वो आती हैं उस ग्लास हाउस के अंदर एंटर करती हैं, तो वो हीट एनर्जी को भी लाती हैं और लाइट एनर्जी को भी लाती हैं, ठीक है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मे मार्क इट इफ यू फील लाइक, है ना, अगर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप इसे मार्क कर सकते हैं, मैं तो मार्क कर रही हूँ। The glass walls of a greenhouse do not allow this heat to escape. जो ग्लास है ना, जो ग्लास की वॉल्स बनाई हुई हैं, कांच की जो दीवारें बनाई हुई हैं ग्रीन हाउस की, है ना, वो हीट को बाहर जाने नहीं देती, वो हीट को अंदर आने देती हैं पर बाहर जाने नहीं देती।
द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेज। यह बात हम सबको पता है कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, वो क्या है, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस है। उसमें बहुत सारी गैसेस का, एक ब्लैंकेट ऑफ गैसेस का मतलब यह है कि बहुत सारी गैसेस से वो एटमॉस्फेयर बनता है। सम ऑफ दीज गैसेस लाइक, अब उस गैसेस के कुछ नाम बताए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर हैव द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैपिंग हीट ऑफ द सन। एंड जो ये गैसेस के नाम मैंने इस वक्त लिए, इनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करते हैं, सन की हीट को ट्रैप कर लेते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। These gases do not allow the heat to escape back into space। और ये जो गैसेस होती है जिनके नाम मैंने आपको बताए, ये जो है एक बार जब ग्लास हाउस के अंदर हीट आ जाती है तो उसको ये बाहर जाने नहीं देते। दिस मेक्स द अर्थ वार्मर, और इससे क्या होता है, अर्थ वार्म होता है। दीज गैसेज आर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैसेज, और इन गैसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, आप इसे मार्क कर लीजिए कि इन ये जो गैसेस हैं इनको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। और जो ये इफेक्ट है कि जो हीट ट्रैप हो जाती है और फिर हीट बाहर नहीं जाती, उस पूरे इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इफेक्ट मीन्स एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर which leads to an increase in the amount of infrared radiations close to the surface of the earth। यहाँ पे लिखा है कि जो इफेक्ट है ये क्या करता है, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर विच लीड्स टू एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। इससे क्या होता है, इंफ्रारेड रेडिएशंस बढ़ जाती हैं जो कि अर्थ के सरफेस से बहुत ज़्यादा क्लोज होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ वी आर रीडिंग अबाउट एक एक टॉपिक जो कि गैसेस के ऊपर है, पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज, अच्छा इससे पहले आई वुड लाइक टू शेयर यू दिस पिक्चर। एज यू कैन सी, अ ग्रीन हाउस इज अ ग्लास हाउस वेयर वी ग्रो प्लांट्स। ग्रीन हाउस कुछ इस तरीके का दिखता है जिसमें आप पूरा ये ग्लास का हाउस होता है, कांच का बना होता है, जिससे कि सनलाइट अंदर आ सके, है ना। और बाहर क्यों नहीं जा पाती वो आपको मैंने बताया पूरा पढ़ के, ठीक है। सो आप ये देख सकते हैं पिक्चर, ओके। सो अभी हमने देखा, आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ पर थे, हम पढ़ रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर हैज बीन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली ओवर द लास्ट 100 ईयर्स। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बढ़ती ही जा रही है। मतलब पिछले 100 सालों में अगर हम देखें और उन तब से लेके अब तक देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। द मेन रीजन आर द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट। और जो मेन रीजन है इसका बढ़ने का वो है जब आप फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, इन सबको जलाते हो और रेन फॉरेस्ट को डिस्ट्रक्ट करते हो, मतलब जंगलों को आप खत्म कर रहे हो, है ना, वैनिश कर रहे हो। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। बिकॉज एवरीबडी नोज कि जो प्लांट्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमें उसके बदले में ऑक्सीजन देते हैं, है ना। अब अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे, ट्रीज ही नहीं होंगे, आप वो काट दोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, वो तो एयर में, एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सेम ये वो हो रहा है। इफ कार्बन डाइऑक्साइड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एट द प्रेजेंट रेट, मोर हीट विल बी ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर। यहाँ पे लिखा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बढ़ रही है, जिस तरीके से भी लगातार बढ़ी जा रही है, अगर ये और बढ़ती रही तो जो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप हो जाएगी। दिस इज द वेरी लाइक शॉकिंग थिंग। अब इसका बाकी पार्ट जो है वो ऊपर है, मैं आपको दिखाती हूँ। द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ कुड इंक्रीज। और इससे क्या होगा, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो तो बढ़ जाएगा। ऑफ कोर्स सी बात है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, उसका इंक्रीजिंग रेट काफ़ी ज़्यादा है और वो बढ़ता ही जाएगा, तो अर्थ का टेम्परेचर तो साइमल्टेनियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। नाउ एज यू कैन सी द नेक्स्ट गैस वी हैव इज मीथेन। मीथेन एक नेचुरल गैस होती है, जैसा कि यहाँ लिखा भी हुआ है, मैं इसको मार्क कर रही हूँ। मीथेन इज अ नेचुरल गैस। When grass eating animals digest their food, their system release a large quantity of methane into the atmosphere। वो एनिमल जो ग्रास खाते हैं, कौन कौन खाते हैं, जैसे काऊ है ना, या और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, जब वो ग्रास खाते हैं और अपना खाना जब उनका डाइजेस्ट होता है तो उनके बॉडी सिस्टम में बहुत ज़्यादा अमाउंट में मिथेन गैस उनके बॉडी से निकलती है, जो कि एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मिथेन गैस बेसिकली आती कहाँ से है, ठीक है ना। तो इसको आप मार्क कर लीजिए कि when grass eating animal digest their food, their system release a large quantity of methane into the atmosphere। आगे पढ़ते हैं। द वेस्ट फ्रॉम एनिमल्स कॉल्ड मैन्योर। और जो वेस्ट निकलता है एनिमल से, है ना, आपको पता ही है, जब जो वेस्ट निकलता है एनिमल से, है ना, हम उसका मैन्योर बना लेते हैं। रिलीजेज मोर मिथेन इनटू द एटमॉस्फेयर। उससे क्या होता है कि उनके जो वेस्ट है, उनकी जो बॉडी में से निकलता है, उसमें भी मिथेन होगा ही होगा। बिकॉज जो वो
ग्रास खाते हैं और उनका जो सिस्टम है वो खाने से मीथेन प्रोड्यूस करता है उनकी बॉडी में, एंड जो उनकी बॉडी से वेस्ट निकलता है उससे मीथेन गैस भी एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। दिस इज व्हाट द मीथेन टॉपिक इज। मीथेन ट्रैप्स द हीट फ्रॉम द अर्थ। मीथेन भी क्या करता है, अर्थ से हीट को ट्रैप करता है एंड मेक्स इट वार्मर, और फिर उसको वार्मर बनाता है। सो मीथेन का टॉपिक और कार्बन डाइऑक्साइड टॉपिक ऑलमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, दैट इज व्हाई आई हैव मार्क्ड इट ऑल। आप भी इसे मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाटर वेपर। वाटर वेपर अकाउंट्स फॉर 35 to 75% ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट में जो वाटर वेपर का रोल है वो 35 to 75% जो है वो वाटर वेपर का रोल है, मतलब काफी ज्यादा है। आगे वाटर वेपर आपको पता ही होगा, जब पानी की भाप बन जाती है, जब पानी की स्टीम बन के पानी उड़ जाता है उसे वाटर वेपर कहते हैं। आगे हमारे पास जो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी बच्चों को ये पता भी होगा, जिनको नहीं पता मैं उनको आज बता देती हूँ। ओजोन एंड CFCS, व्हाट इज दिस? ओजोन एक लेयर होती है, आप सबको पता होगा, काफी बच्चों को। ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन मिलती है। CFCS का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है एक तरह का केमिकल है जो कि वाइडली यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर्स, जिनको किस में यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है, एज वेल एज एयर कंडीशनर्स में, जो आपके घर में AC लगे होते हैं उसमें भी ये केमिकल्स यूज किया जाता है, एंड इन मेनी अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें ये CFCS कार्बन केमिकल्स यूज किए जाते हैं। दे टू वार्म अप द एटमॉस्फेयर, और ये भी एटमॉस्फेयर को वार्म करते हैं, गर्म करते हैं। सो दिस वाज द टॉपिक। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आपको दिख रहा है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, सन की हीट आ रही है ना, सन की हीट आई, लिखा भी है सम ऑफ द सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ सरफेस। कुछ तो सोलर रेडिएशन जो सन की रेज आती हैं वो तो अर्थ का सरफेस क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बाद में क्या होता है, सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, और जो बाकी सनलाइट आती है वो क्या करता है, सन जो अर्थ है उसका एटमॉस्फेयर वो रिफ्लेक्ट करता है, बाहर की तरफ भेजता है। इंफ्रारेड रेडिएशन इज एब्जॉर्ब एंड री एमिटेड बाय ग्रीन हाउस गैसेस, और जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है उसे एब्जॉर्ब कर लेती हैं। दिस वार्म्स अप द अर्थ सरफेस, और इससे अर्थ का सरफेस वार्म होता है। सो दिस वाज इट आवर ग्रीन हाउस इफेक्ट। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो। एज यू कैन सी अभी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ गया है वो है चेक पॉइंट, है ना। अब हम चेक पॉइंट करने वाले हैं। सर्कल द करेक्ट आंसर, जैसे कि आपको मैं हर चैप्टर में चेक पॉइंट कराती हूँ, ये चैप्टर में भी है। आपको करेक्ट आंसर को सर्कल करना है। नंबर 1 पढ़ते हैं। अ ग्रीन हाउस इज अ ग्लास हाउस, हट, कंक्रीट हाउस, वेयर वी ग्रो प्लांट्स। ग्रीन हाउस क्या है इन ऑप्शन में से, ग्लास हाउस है, हट है या कंक्रीट हाउस है? जल्दी से इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि ग्रीन हाउस क्या है इन तीनों ऑप्शंस में। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, एंड आई नो कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे चेक पॉइंट्स का या फिर क्वेश्चन आंसर्स का या फिर इन द ब्लैंक्स का आंसर कमेंट में करते हैं। मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि आप सब पढ़ रहे हैं, उस वीडियो से कोई नॉलेज ले रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से बाकी बच्चे लिख रहे हैं। आई होप आप सभी उनके आंसर कीजिए ताकि आप सबकी नॉलेज भी उनके साथ साथ इंक्रीज हो। सो या ओके, आई होप आप सब ने इसका आंसर लिख दिया होगा नंबर 1 का। लेट मी टेल यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पार्ट इज, दिस इज ग्लास हाउस। ग्रीन हाउस को ग्लास हाउस कहते हैं जहां पे हम प्लांट्स ग्रो करते हैं। नंबर 2, वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन, ठीक है। वाटर वेपर, मीथेन, ओजोन causes 35 to 75% ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट। किसकी वजह से इतना % ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, ये मैंने अभी रिसेंटली में आपको समझाया। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और सब बच्चे लिखेंगे जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सबको ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन खोलना है। आपको जो लगता है इसका आंसर है नंबर 2 लिखिए, उसका आंसर का नाम वहां पे मुझे कमेंट कीजिए। मैं हर बच्चे को कमेंट का रिप्लाई करती हूँ कि आपका आंसर सही है या नहीं है। सो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, एंड आई होप कि काफी बच्चों ने इसके आंसर लिख दिए होंगे। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर। सो द करेक्ट आंसर इज वाटर वेपर, कि वाटर वेपर का 35 to 75% ग्रीन हाउस इफेक्ट में फर्क पड़ता है। नंबर 3 इज CFCS आर वाइडली यूज्ड इन। CFCS जो केमिकल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, वो किस में ज्यादा यूज होता है, रेफ्रिजरेटर में, टीवीज में या कार इंजन्स में? इसका आंसर तो बहुत इजी है, अभी रिसेंटली में हमने पढ़ा है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स।
इससे मुझे ये पता चलेगा कि आप लोग मेरी बात को कितने ध्यान से सुनते हैं या आपको कितना इस चैप्टर से समझ में आ रहा है। लिखिए। आई होप आप सबने इन तीनों के आंसर लिख दिए होंगे। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस नंबर 3 इज रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर्स में सबसे ज्यादा CFCs होता है। ओके, मुझे अच्छा लगा कि आप सबने इसके कमेंट करा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबल वार्मिंग। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। Greenhouse gases in the atmosphere trap the heat of the sun and there is a rise in temperature on the earth. अच्छा, अब इसमें लिखा हुआ है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो होती हैं एटमॉस्फेयर में वो सन की हीट को ट्रैप करती हैं और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है और इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। आपने सुना होगा समर के टाइम पे लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ऐसा कब होता है? जब ग्रीन हाउस गैसेज सन की हीट को ट्रैप करती हैं और अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, तब उस ग्लोबल वार्मिंग होता है और इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। In the last 100 years, the average temperature of the earth has risen by 1 degree Fahrenheit and in the next century it may rise about 2 to 6 degree Fahrenheit. This will change the climate for the worse. अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है कि पिछले 100 सालों में जो एवरेज टेम्परेचर जो बढ़ा है वो बढ़ा है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, इतना डिग्री जो है टेम्परेचर बढ़ा है और नेक्स्ट सेंचुरी, आने वाली सेंचुरी में टेम्परेचर इतना बढ़ सकता है और ये जो है आपके क्लाइमेट को वर्स, बहुत ही बदतर बना सकता है। मतलब इससे हम सबको बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर विजिबल। जो क्लाइमेट में जो चेंज आ रहा है, जो इफेक्ट हो रहा है, वो हम सबको विजिबल है, हम सबको दिखाई भी दे रहा है। जैसे कि मेल्टिंग पोलर आइस कैप्स, आप देख रहे हो बर्फ है ना, वो पिघल रही है, वो मेल्ट हो रही है ना। राइज इन वाटर लेवल्स ऑफ ओशियंस, और जो ओशियंस हैं उनका वाटर लेवल बढ़ रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स जब बर्फ पिघलेगी, आइस मेल्ट होगी, तो उसका पानी कहाँ जाएगा? पोलर कैप्स का वो जाएगा ओशियंस के अंदर और ओशियंस का जो वाटर लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। एंड फ्लडिंग ऑफ प्लेसेस नियर द सी, और समुद्र के पास की जो जगह है वहां पे फ्लड आ रही है, बाढ़ आ रही है। ऑफ कोर्स जब आइस पोलर कैप्स मेल्ट होंगे और ओशियंस में और सी में पानी भरेगा तो पानी का लेवल जब बढ़ेगा तो वो पानी तो ओवरफ्लो करेगा, ओवरफ्लो करेगा तो कहाँ जाएगा? आसपास की जगहों में, उससे क्या आ जाएगा? बाढ़ आ जाएगी। एफर्ट्स नीड टू बी मेड टू रिड्यूस द वार्मिंग अप प्रोसेस। हमें कुछ एफर्ट्स करने चाहिए, कुछ अपनी से कोशिश करनी चाहिए कि हम वार्मिंग अप प्रोसेस को कम कर सकें। ईच कंट्री, स्पेशली द वंस विच रिलीज मोर ग्रीन हाउस गैसेज, शुड रिड्यूस देम। वो हर कंट्री जो ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज करती हैं, शुड रिड्यूस देम, उन्हें ये अब कम करना चाहिए। दैट इज द ओनली वे टू प्रिवेंट अ मेजर डिजास्टर। सिर्फ एक यही तरीका है जिससे आप इतने बड़े डिजास्टर को, इतने बड़ी जो प्रॉब्लम्स है, इसको आप कम कर सकते हो। अगर जो भी आप गैस बनाते हो उसको आपको फिल्टर करना चाहिए या उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ईच वन ऑफ अस कैन डू अ बिट बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी केयरफुली। हम सबको इलेक्ट्रिसिटी को बहुत केयरफुल यूज करना चाहिए। आपके घरों में जैसे आपकी मदर है या फिर कोई बड़ा बहन भाई है, वो आपको हमेशा बोलता होगा कि अच्छा अगर आप इस रूम में नहीं बैठ रहे हो तो देन टर्न ऑफ द स्विचेस, है ना। वो बोलते होंगे टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ द फैन, है ना। क्योंकि देखो इसमें क्या है, इसमें आपका भी बहुत फायदा है और आपके इन्वायरमेंट का भी बहुत फायदा है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव करोगे, एक्सेसिव यूज नहीं करोगे या वेस्टेज नहीं करोगे इलेक्ट्रिसिटी का, तो क्या होगा? फॉसिल फ्यूल ज्यादा बर्न नहीं होंगे, है ना। कोल नहीं ज्यादा बर्न होगा और बर्न नहीं होगा तो उससे जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो रिलीज नहीं होंगी और रिलीज नहीं होंगी तो उससे आपके एनवायरनमेंट में पोल्यूशन नहीं होगा। दैट इज वाई हियर इज रिटन कि अगर हम सब थोड़ा थोड़ा अपना पार्ट इसमें डालें, अपना अपना एफर्ट इसमें डालें कि हम भी इलेक्ट्रिसिटी को केयरफुल यूज करेंगे। रिड्यूसिंग द यूज ऑफ फ्यूल, हम फ्यूल कम यूज करेंगे। जैसे आपको बताया कि अगर फैमिली में 6 लोग हैं तो जरूरी नहीं है कि हर 6 को अपनी अपनी पर्सनल व्हीकल लेके जाना है। आप एक ही गाड़ी में 6 लोग बैठ के भी जा सकते हैं या 5 लोग बैठ के भी जा सकते हैं, है ना। सो उससे क्या होगा? फ्यूल कम लगेगा। यूजिंग मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, आप मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी यूज कर सकते हैं। मास ट्रांसपोर्ट मींस पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे आप बस का यूज कर सकते हैं, आप मेट्रो का यूज कर सकते हैं, है ना। जिससे क्या होगा? फ्यूल का खर्चा या फिर फ्यूल बहुत ज्यादा खर्च नहीं होगा। ग्रोइंग मोर ट्रीज, आप बहुत ज्यादा ट्रीज लगा सकते हैं, है ना। एंड यूजिंग रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स, और आप रिसाइकल प्रोडक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए
कोई प्रोडक्ट है जो कि रिसाइकल हुआ है, आप उसे कर लीजिए यूज इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द न्यू वन। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, आप इसको मार्क कर लीजिए जिस तरह से मैं मार्क कर रही हूँ कि हमको इलेक्ट्रिसिटी को केयरफुल यूज करना चाहिए, हमें फ्यूल को कम यूज करना चाहिए, हमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो मास वाला यूज करना चाहिए। मास मीन्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, मेट्रो, हमें पेड़ लगाने चाहिए और हमें रिसाइकल प्रोडक्ट्स का यूज करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। मैनी कंट्रीज हैव साइंड अग्रीमेंट्स एम्ड एट रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैसेज। काफ़ी कंट्रीज ने ऐसे अग्रीमेंट साइन किए हैं कि हम ग्रीन हाउस गैसेज को कम करेंगे। वन सच अग्रीमेंट इज द क्योटो प्रोटोकॉल, और एक जो एग्रीमेंट है उसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट टॉपिक एज यू कैन सी इज पॉल्यूशन। आगे पढ़ते हैं। पॉल्यूशन इज द स्पॉइलिंग ऑफ लैंड, एयर एंड वाटर। हम सबको पता है कि पॉल्यूशन क्या होता है। जब आपका लैंड, एयर और वाटर खराब होता है तो वो किसकी वजह से होता है? पॉल्यूशन की वजह से होता है। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज है ना, गाड़ियों में से, फैक्ट्रीज में से एंड हाउसेज में से है ना, जो स्मोक निकलता है वो एयर को खराब कर रहा होता है। गार्बेज फ्रॉम हाउसेज, जो हमारे घरों में से कूड़ा निकलता है, थ्रोन इन द ओपन पॉल्यूट्स लैंड, और हम क्या करते हैं एक ओपन लैंड में जाके उसको फेंक देते हैं। एंड एयर एंड कॉज डिसीजेस, और इससे क्या होता है? इससे डिसीजेस होते हैं। स्पिलिंग ऑफ ऑयल और पेट्रोलियम एंड डंपिंग ऑफ केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज इनटू रिवर्स। देखिए, ऑयल को साफ करने के बाद या पेट्रोलियम को साफ करने के बाद, रिफाइन करने के बाद जो भी से वेस्ट केमिकल्स होते हैं हम उन्हें कहाँ डंप कर देते हैं? हम उन्हें फैक्ट्री से निकाल के रिवर्स में, सीज में डंप कर देते हैं, समुद्र में है ना, नदियों में। जिससे क्या होता है? वो वाटर को भी हार्म करता है, प्लांट्स को भी हार्म करता है, और एनिमल्स जो पानी में रह रहे हैं, समुद्र में रह रहे हैं, उनको तो हार्म होता ही होता है। सो इस पॉल्यूशन वाले टॉपिक से पढ़ के हमें ये समझ में आया कि हम पोल्यूशन कैसे कैसे करते हैं, और ये करना बहुत ही गलत है। इससे हम प्लांट्स को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, हम सेम टाइम पे एनिमल्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और हम हमारे जो रिवर्स हैं, सीज हैं, उनको पूरी तरीके से खराब कर रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स टू कंट्रोल पोल्यूशन। अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जिससे हम पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वी मस्ट रिस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमें पूरा का पूरा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कितने व्हीकल्स यूज कर रहे हैं और कितना इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं। कोई भी चीज़ की हम वेस्टेज ना करें। लोकल बॉडी जैसे कि पंचायत है, म्यूनिसिपैलिटीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, मस्ट मेक पीपल रियलाइज द पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड। और इन सभी अथॉरिटीज़ को, जो हमारी गवर्नमेंट होती है, इन सभी को लोगों को अवेयर करना चाहिए ऑफ दीज टॉपिक्स कि वो ये सारी चीज़ें ना करें, इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना करें, है ना। एंड पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड इफ पोल्यूशन कम हो सकता है अगर हम ये सारे काम करेंगे जो यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। नंबर 1 इज फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन एरियाज अवे फ्रॉम प्लेसेस वेयर पीपल लिव। अगर हम फैक्ट्रीज को वहाँ लगाएं जहाँ पे लोग नहीं रहते, लोगों की जगह से दूर कहीं फैक्ट्रीज लगाएं, उससे पोल्यूशन कम हो सकता है। टॉल चिमनीज आर फिटेड विथ फिल्टर्स इन फैक्ट्रीज टू लेट आउट स्मोक एंड गैसेज। और टॉल चिमनीज लगाने चाहिए फैक्ट्रीज में, जिससे क्या हो, स्मोक और गैसेस, और उसमें हाँ फिल्टर होना चाहिए, जिसमें जो आपकी चिमनी होगी जिससे धुआं बाहर जाएगा, उसमें फिल्टर होना चाहिए जिससे कि सिर्फ धुआं बाहर जाए, उसमें से क्या नाम है, केमिकल्स और हैजार्ड थिंग्स बाहर ना जाए। जैसे कि आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा, ये आपको पोलर आइस दिख रही होगी जो कि मेल्ट हो रही है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। आप देख सकते हो एक लेफ्ट साइड पे आपको पूरा आइस दिख रही है एंड राइट साइड पे सिर्फ खाली वाटर जैसा दिख रहा है। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। वेस्ट इज ट्रीटेड एंड मेड हार्मलेस बिफोर बीइंग डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज। जो वेस्ट है, जो फैक्ट्रीज का कूड़ा है या फिर कोई भी चीज़ है, उससे आपको पहले हार्मलेस बनाना चाहिए। उसको आपको ऐसा बनाना चाहिए जिससे आप अगर उसे वाटर बॉडी किसी नदी में, किसी समुद्र में फेंक भी रहे हैं तो फेंकने के बाद वो उस जगह को, उस प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए, उसे आपको हार्मलेस बनाना चाहिए। गार्बेज चाहे वेट हो चाहे ड्राई, चाहे सूखा कूड़ा हो चाहे गीला कूड़ा हो, फ्रॉम हाउसेज इज थ्रोन एट प्रॉपर डंपिंग प्लेस। इसको आपको प्रॉपर डंपिंग प्लेस में फेंकना चाहिए। आपने आजकल नोटिस किया होगा आपके मॉल्स में या आपके नियर बाय जगहों पे या फिर बस स्टैंड्स पे 2 तरह के गार्बेज डंप्स होते हैं, है ना, डस्टबिन्स होते हैं। एक होता है वेट गार्बेज के लिए, एक होता है ड्राई गार्बेज के लिए, है ना। सबको पढ़ना आता है कि वहाँ पे लिखा होता है कि दिस इज फॉर वेट गार्बेज, दिस इज फॉर ड्राई गार्बेज। तो अगर आप कोई ऐसा कुछ रैपर खा रहे हैं, चिप्स का पैक्ड फूड खा रहे हैं, तो सबको क्या करना चाहिए, उसको आपको ड्राई गार्बेज में फेंकना चाहिए, ड्राई डस्टबिन में फेंकना चाहिए। और दूसरी तरफ अगर आप कोई
कुछ पेप्सी का कैन था या कोई भी चीज़ जो लिक्विड फॉर्म में है ना, तो उसको आपको वेट गार्बेज वाले बॉक्स में फेंकना चाहिए। तो ये सब बहुत ही जनरल चीज़ें हैं जो हम सबको करनी चाहिए। द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स इज रिड्यूस्ड। अब प्लास्टिक बैग का यूज़ हमें कम करना चाहिए। आगे आप देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है, लेट मी रीड इट। द वाइट मार्बल ऑफ द ताजमहल इन आगरा इज टर्निंग येलो बिकॉज ऑफ द केमिकल्स गिवन आउट बाय फैक्ट्रीज अराउंड इट। ओके, जो ताजमहल का वाइट मार्बल है ना, वो क्या हो रहा है आगरा में, वो अब येलो होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो केमिकल्स फैक्ट्रीज में से निकलते हैं वो उसको क्या कर रहे हैं, येलो बनाते जा रहे हैं। उस केमिकल से उस वाइट मार्बल पर इफेक्ट होता जा रहा है। टू सेव द मॉन्यूमेंट मेनी फैक्ट्रीज हैव बीन क्लोज डाउन और रिलोकेटेड। अब इसमें लिखा है कि उस मॉन्यूमेंट को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, बिकॉज ताजमहल बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, इट इज़ वन ऑफ द हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट फॉर आवर कंट्री, है ना। सो उसको सेव करने के लिए मैनी फैक्ट्रीज हैव बीन क्लोज, काफ़ी फैक्ट्रीज क्लोज की जा चुकी है या फिर रीलोकेट की जा चुकी है। मतलब अपनी फैक्ट्री यहाँ ना लगाएं, आप कहीं और लगाएं, ऐसा हो सकता है या ऐसा होना भी चाहिए और जगहों पे भी। ट्रीज हेल्प टू कीप द एयर क्लीन। हमें पता है कि ट्रीज जो है एयर को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि ट्रीज क्या ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। सो ट्रीज हैव बीन प्लांटेड अराउंड द ताजमहल। ताजमहल के आसपास ट्रीज लगाए जाने चाहिए, है ना, ताकि जो गैसेस हैं, हार्मफुल गैसेस, वो ट्रीज भी एब्जॉर्ब कर लें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक फैक्ट वाइज है, मैं ये पढ़ा देती हूँ आपको। अ सिंगल ट्री कैन अब्जॉर्ब अप्रोक्सीमेटली 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। कि एक ट्री जो है, एक सिंगल ट्री कितना कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है, 1 टन। 1 टन बहुत ज़्यादा यूनिट होती है। इतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड सिंगल ट्री एब्जॉर्ब कर सकता है एक लाइफ टाइम में। ओके, आगे पढ़ते हैं। नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ रीयूज एंड रिसाइकल। This is done to reduce the accumulation of waste like metals, paper, clothes, rubber and plastic in landfills. ऐसा इसलिए किया गया है, रीयूज और रिसाइकल का कॉन्सेप्ट इसलिए लाया गया है ताकि कोई चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में ना बने, क्योंकि उसे डंप करने से क्या होता है, कूड़ा बढ़ता चला जा रहा है, गार्बेज बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे कि मेटल्स है, पेपर है, क्लोथ्स है, रबर है, प्लास्टिक है, उसे लैंडफिल्स में फेंकने से बेटर है कि आप उसको रीयूज कर लीजिए। अच्छा, ऊपर अब लिखा हुआ है These materials can be reused directly or recycle and then reuse. ये जो मटेरियल्स हैं ये डायरेक्टली आप रीयूज कर सकते हो, दोबारा यूज कर सकते हो, या इसको रिसाइकल करा लो, इससे कुछ और बनवा सकते हो और इसको फिर से रीयूज कर सकते हो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। यूज रबर टायर्स। आपने देखा होगा जो गाड़ी के टायर्स होते हैं, है ना, रबर टायर्स कैन बी कट इनटू शेप्स ऑफ स्विंग सीट्स। उससे क्या कर सकते हैं, हम स्विंग की सीट्स बना सकते हैं। होता है ना स्विंग झूला, होता है ना, जब बच्चे बैठ के झूलते हैं, आपने देखा होगा उसकी जो सीट्स होती हैं वो रबड़ की बनी होती है और वो रबर टायर से ही बनी होती हैं। क्लाइंबिंग फ्रेम्स, है ना, जो क्लाइंबिंग फ्रेम्स होते हैं वो भी रबर टायर से बनाए गए होते हैं। रबड़ की स्लीपर्स रबर टायर से बनी होती है। चप्पल्स जो आप पहनते हो, है ना, रबड़ वाली, वो सब रबर टायर को, उसकी शेप को चेंज करके उसको रिसाइकल करके बनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम किसी चीज़ का रिसाइकल कैसे करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को वेस्ट ना फेंका जाए, कोई चीज़ डंप ना हो, तो उसका कैसे यूज़ किया जाता है। रबर ट्यूब्स आर यूज टू मेक ज्वेलरी। रबर ट्यूब से ज्वेलरी भी बनाई जाती है, जैसे कि बीड्स बनाए जाते हैं, रिंग्स बनाई जाती हैं एंड ब्रेसलेट्स जो आपके अपने हाथों में पहनते हो वो भी बनाए जाते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। ओल्ड ट्रक टायर्स। पुराने ट्रक के टायर जो हैं वो रिसाइकल होते हैं टू मेक प्लेग्राउंड सरफेसेस। प्लेग्राउंड की जो ज़मीन होती है उसको वहाँ पर लगाने के लिए ओल्ड ट्रक टायर्स को रिसाइकल किया जाता है। पेंसिल के पाउचेस भी उससे बनाए जाते हैं, जो आप पाउच यूज़ करते हो ना पेंसिल के, वो सब। एंड डायरी के कवर। डायरी के कवर आप देखते होंगे बुक से या नोटबुक से थोड़े से मोटे होते हैं बिकॉज ऑफ यूजिंग ऑफ ओल्ड ट्रक टायर्स। नेक्स्ट इज मेटल ऑब्जेक्ट्स। मेटल ऑब्जेक्ट्स थ्रोन अवे बाय पीपल कैन बी रीयूज्ड। जो मेटल की चीज़ें आप फेंक देते हो, है ना, उसको आप रीयूज कर सकते हो। पीपल बाय पाइप्स। लोग क्या करते हैं, पाइप खरीदते हैं, रॉड्स खरीदते हैं एंड गेट्स भी खरीदते हैं फ्रॉम स्क्रैप डीलर्स। ये स्क्रैप डीलर्स कौन होते हैं, जिन्हें हम कबाड़ी वाला हिंदी में कह देते हैं ना, जो कबाड़ी वाले आते हैं आपके घर में पुराना सामान लेके जाते हैं, है ना, तो उनसे लोग क्या करते हैं, पाइप्स, रॉड्स, गेट्स जो कि मेटल के बने होते हैं वो खरीद लेते हैं, है ना, फॉर रीयूज, दोबारा यूज करने के लिए, एज दे आर चीपर, क्योंकि उनके पास ये सारा सामान सस्ते में, चीप दामों में मिल जाता है। हैव यू सीन लेफ्ट ओवर मेटल शीट विथ होल्स यूज्ड टू मेक रैक्स एंड केजेस। क्या आपने कभी देखा है कोई बची हुई मेटल की शीट्स जिसपे छेद हो, होल्स हो, है ना,
टू मेक रैक्स एंड केजेस, जिससे आप रैक्स बना रहे हो। क्राफ्ट्समैन बाय एंड मेल्ट पीसेस, क्राफ्टमैन जो होते हैं है ना, जिनको क्राफ्टिंग में बहुत शौक होता है, वो क्या करते हैं, इन्हें खरीदते हैं पीसेस ऑफ स्क्रैप टू मेक फ्रेम्स, और इनको मेल्ट करते हैं और फिर इनसे फ्रेम्स बनाते हैं, डेकोरेशन के पीसेस बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, है ना। एवरी न्यू कार हैज सम रिसाइकल पार्ट ऑफ एन ओल्ड कार, हर न्यू कार में पुरानी कार से कोई ना कोई सामान लाकर उसको रिसाइकल कर कर उसमें लगाया जाता है। जो आप अपने घर में, आपके मान ली किसी ने नई कार खरीदी है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो कंपनी ओल्ड कार के कुछ पार्ट जो कि सही होते हैं उनको रिसाइकल करके दोबारा यूज करती है। एम्प्टी एल्यूमिनियम कैंस आर क्लीन्ड, जो खाली एल्यूमिनियम के कैंस होते हैं, सबके पेप्सी के कैंस होते हैं, वो क्लीन्ड होते हैं। श्रेडेड मेल्टेड, उनको श्रेड किया जाता है, मेल्ट किया जाता है और रीशेप, दोबारा से उनकी शेप बनाई जाती है इनटू न्यू कैंस फॉर यूज, ताकि उनको आप दोबारा से रीयूज कर पाएं। तो जो आप कैंस देखते हैं वो फेंके नहीं जाते, उनको रीयूज किया जाता है, उनको श्रेड करके मेल्ट करके दोबारा से उनकी नई शेप बनाई जाती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा चैप्टर जो है वो ओवर हो गया है ना। सो दिस इज आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो, आप सबको ये समझ में भी आई हो, है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको समझ में आई हो, आपको इससे कोई नॉलेज मिली हो, सो डू लाइक दिस वीडियो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे आपको देख सकते हैं कि चैप्टर बहुत ही कॉमन है, सब बच्चों के बहुत काम आने वाला है, चाहे आप बड़े बहन भाई हो या आप कोई पेरेंट हो जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर चिल्ड्रेन, विद योर सिबलिंग्स, विद योर कजन्स, क्लासमेट्स एंड हूसोएवर यू फील लाइक शेयरिंग विद, जिनके काम आ सकती है, प्लीज शेयर विद देम। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिन पर मैंने वीडियो बनाई है, साइंस के चैप्टर्स, एसएसटी के चैप्टर्स, जिनकी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी और उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं। जिस भी बच्चे का एग्जाम आ रहा है ना, उसके ये चैप्टर तो आ ही रहा होगा, साथ ही साथ इसके पहले की भी कुछ चैप्टर्स हैं जो मैंने जिन पर वीडियो बनाई है, वो सारे के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपके पास कोई चैप्टर है, जैसे कि अभी न्यू सेशन शुरू होने वाला है, अप्रैल आने वाला है ना, तो जब आप अप्रैल में न्यू सेशन में जाएंगे और आपको लगता है कि कोई चैप्टर है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको आपको समझाऊं, जैसे कि मैं आपको ये चैप्टर समझाती हूँ, सेम आप मुझे उस चैप्टर का नाम, अपनी क्लास और सब्जेक्ट कमेंट में कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट में लिख दीजिए, वहीं से मैं आपको अपनी मेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगी, जिस पर आपको मुझे उसकी फोटो क्लिक करके मेल करना पड़ेगा, ताकि जैसा आपकी बुक में है एज इट इज मैं आपको यहाँ पर उसे वैसा ही प्रोवाइड करूँ। तो उसके लिए आपको मुझे मेल करना पड़ेगा, जो कि मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर मैं आपको, जब मुझे आप कमेंट करेंगे, मैं आपको वहां पर भी प्रोवाइड कर दूंगी। आपको सिर्फ फोटो क्लिक करनी है और मुझे डायरेक्टली उसको मेल कर देना है और उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। जैसे कि ये वीडियो भी मेरे किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था, दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो टुडे। ओके, सो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्लास 5th वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।